अगर दुबई यूएई है तो फिर आबू धाबी क्या है? और अगर आबू धाबी एक शहर का नाम है तो फिर शारजा क्या है, जहां इंडिया के क्रिकेट मैचेस हुआ करते थे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और कंट्री कनेक्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या यूएई के बारे में। क्या है इनकी हिस्ट्री, क्या है इनके भारत से रिलेशनशिप, कैसे हम यहां पहुंच सकते हैं। तो आइए चलते। देखिए, वैसे तो प्रेजेंट डे यूएई हजारों सालों से इनहैबिटेड रहा है, बट इसकी मॉडर्न हिस्ट्री जो है रफली 1800 से स्टार्ट होती है। इस एरिया के ओरिजिनल मास्टर्स जो थे वो थे पोर्चुगीज, जो पर्शियन गल्फ, अरेबियन सी और रेड सी वाले एरिया को अपनी बहुत सारी ट्रेडिंग पोस्ट और मिलिट्री फोर्स के थ्रू कंट्रोल करते थे, बिकॉज उनका सारा ट्रेड एशिया से पोर्चुगल इसी रूट के थ्रू जाया करता था। पोर्चुगीज पावर के डिक्लाइन के बाद और उनका साउथ अमेरिका में जैसे जैसे फोकस बढ़ा और एशिया में फोकस घटा, उसके साथ जो उनकी पावर और उनके ट्रेड रूट्स को इनहेरिट कर रहा था वो था ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम। अब देखिए, ब्रिटेन ने समझा ये जो स्पेसिफिकली एरिया है प्रेजेंट डे यूएई का, उस जमाने में इकोनॉमिक वैल्यू में तो लो था पर स्ट्रेटेजिक वैल्यू में बहुत हाई था। उसके दो कारण थे। पहला कारण ये था कि जो ब्रिटिश ट्रेड रूट्स थे उनके प्रीडिसेसर्स पोर्चुगीज की तरह वो सारे इन्हीं मेजर रीजन्स के थ्रू निकलते थे, जो कि थे पर्शियन गल्फ, अरेबियन सी और रेड सी। एंड ब्रिटिशर्स को लगा कि यहाँ पर प्रोटेक्टिव फोर्ट्स होना बहुत जरूरी है अपने ट्रेड को बचा के रखना। बट सेकंड, जो और इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक रीजन था, ब्रिटिशर्स को यह समझ आया कि इस रीजन से दो इंपॉर्टेंट एनिमी इंपायर्स के ऊपर नजर रखी जा सकती है। ये एनिमी इंपायर्स थे ऑटोमन इराक, जो कि इराक के अंडर था, और पर्शियन इंपायर, जो कि आज प्रेजेंट डे ईरान है। अब इन दो कारणों के कारण ब्रिटिशर्स ने यहाँ छोटे मोटे ट्रेडिंग पोस्ट बनाने शुरू किए और ज्यादा मिलिट्री प्रेजेंस नहीं रखी, क्योंकि मिलिट्री प्रेजेंस उनके पास उस समय पाकिस्तान में थी, जिसे हम कलात कह सकते हैं, या मोर इंपॉर्टेंटली बॉम्बे बहुत बड़ा एक नेवल पोर्ट था जहां से कोई भी इमरजेंसी आने पे एक्शन दिया जा सकता था। अब ये सिचुएशन कुछ सालों तक काफी पीसफुली चली। अब हुआ क्या, इन एरियाज में जो ट्राइबल्स रहते थे उनको भी एक अपॉर्चुनिटी दिखी। उन्होंने देखा बहुत सारा ब्रिटिश कार्गो जो है हमारे वाटर्स के थ्रू निकलता है बहुत मिनिमल प्रोटेक्शन के साथ। तो अब आप बंजर्स बीन में रहने वाले लोगों की मोटिवेशन या टेम्पटेशन समझिए। उन्हें लगा कि इनमें से कुछ शिप्स को अगर लूटा भी जाए तो वो फेयर प्ले है, क्योंकि हमारे टेरिटरी से निकल रहे हैं और हमें कोई उसमें से टैक्सेशन नहीं है, कोई इकोनॉमिक इंसेंटिव नहीं है। तो रास अल खैमा के आसपास, जो एक्चुअली अगर आप देखेंगे पर्शियन गल्फ के बिल्कुल माउथ पे, जिसे आज हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का माउथ कहते हैं, वहां पर पायरेसी थोड़ी स्टार्ट हुई। अब इस पायरेसी को ब्रिटिशर्स ने ऑब्वियसली बहुत गुस्से से देखा और उन्होंने सोचा कि इसे, क्योंकि काफी इन्फेंसी में है, स्टार्ट ही हो रही है, इस पायरेसी को इमीडिएटली चेक कर लेना चाहिए। और ब्रिटिशर्स ने बॉम्बे पोर्ट से अपनी फोर्सेस डिप्लॉय की, इन ब्रिटिश इंडियन आर्मी की, और यहाँ पर अटैक किया। जितनी भी यहाँ पर 7 रियासतें थी, एक एक करके सब पे अटैक किया और उनके ऊपर कब्जा कर लिया। अब देखिए, वो कब्जे का रिजल्ट ये रहा, ऑब्वियसली ब्रिटिश मॉडर्न वेपनरी, मॉडर्न फाइटिंग टेक्निक और स्पेसिफिकली ब्रिटिश इंडियन आर्मी, जो कि उस समय वर्ल्ड की मोस्ट वेल ट्रेन्ड आर्मीज में से एक थी, उसके सामने ट्राइबल वॉरिंग पार्टीज का खड़ा होना थोड़ा मुश्किल था या ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो जब ये स्टेट्स ये लड़ाइयाँ हारी तो ब्रिटिशर्स ने एज अ मॉकरी, एज अ मोनिकर, इन देशों का नाम क्रूशियल स्टेट्स रख दिया। अब आप देखिए, ट्रूस का हिंदी में मतलब होता है समझौता, ठीक है। तो नेट ब्रिटिशर्स ने ताकि इन लोगों को हमेशा याद रहे कि आप हमसे टकराए थे, आप हमसे हारे हैं, इन जगहों का नाम जो था क्रूशियल स्टेट्स ही रख दिया, मतलब समझौते वाला देश। तो ऑब्वियसली किसी भी नेशनैलिटी को या किसी भी लोगों को ये कभी भी एस्पिरेशन, किसी भी लोगों का ये एस्पिरेशन नहीं होगा कि उनके देश का नाम ही समझौता हो, राइट। पर लिटरली 1820 से लेकर अर्ली 1900s तक इन देशों का नाम क्रूशियल स्टेट्स ही था, जो ऑब्वियसली यहाँ के लोकल्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब देखिए, बहुत ही अजीब सिचुएशन हुई जब ये क्रूशियल स्टेट्स हारी, तो ब्रिटिशर्स ने ऑब्वियसली इनके ऊपर एक प्यूनिटिव ट्रीटी डाली, और वो ट्रीटी ये थी कि आप हमारी प्रोटेक्शन के अंडर रहेंगे बशर्ते कि आप कोई भी फॉरेन रिलेशन रखना चाहें, अपनी प्रॉपर्टी, अपना कोई भी इकोनॉमिक आउटपुट निकले आपके देशों से, वो ब्रिटेन से पूछ के ही बेचेंगे, या मोस्ट प्रॉब्ली सबसे पहले ब्रिटेन को ही बेचेंगे, किसी और पावर को नहीं बेच सकते। अगर आप किसी और फॉरेन पावर के साथ या किसी और एम्पायर या किंगडम के साथ लैंड एक्सचेंज या किसी वॉर या किसी ट्रीटी में घुसना चाहेंगे, उससे पहले भी आपको ब्रिटेन की परमिशन लेनी होगी। सॉर्ट ऑफ एक काफी डोमिनेटिंग ट्रीटी थी जो इन स्टेट्स को, इन ट्राइब्स को फोर्स किया गया था साइन करने के लिए, जो उन्होंने साइन की भी। अब देखिए, कुछ साल तक तो ये अरेंजमेंट काफी पीसफुल चला। अब धीरे धीरे जो क्रूशियल स्टेट्स थी, जैसे उनका उस समय नाम था, जो आज का यूएई है, उनको एक चीज रियलाइज हुई कि जहां पर वो पोजीशन थी दुनिया के जिस कोने में, विच वाज द पर्शियन गल्फ, वहां दो बहुत मेजर पावर्स थी जो कि छोटे छोटे किंगडम्स को डिसरिगार्ड करती थी और रूटीनली अब्सॉर्ब कर लेती थी। वो दो मेजर पावर्स थी। नॉर्थ में पर्शियन गल्फ के ईरान था,
जिसके शाह काफ़ी एम्बिशियस थे और अपने एम्पायर को एक्सपैंड करना चाह रहे थे। इनके साउथ में थी अल सौद फैमिली, जो कि सऊदी अरेबिया को रूल कर रही थी। अब अल सौद्स जो थे वो खुद काफ़ी लड़ाइयाँ लड़के, कट्टर जंगें लड़के ही एक अपना एम्पायर एस्टैब्लिश किया था, इवन ब्रिटिश और फ्रेंच विशेस के अगेंस्ट, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली एक्सपेंशनिस्ट मोड में थे, काफ़ी एग्रेसिव मोड में थे। पैरेलली पर्शियन एम्पायर जो था, जो कि शिया इस्लाम था, अब देखिए अल सौद सुन्नी इस्लाम था, यहाँ पर शिया इस्लाम था, तो शिया और सुन्नी इस्लाम के बीच में और दो मेजर एम्पायर्स, दो मेजर पावर्स के बीच में ट्रूशियल स्टेट्स ने अपने आप को एक बड़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन में पाया। इन देशों का इकोनॉमिक वजूद बहुत वीक था क्योंकि ऑयल की डिस्कवरी हुई नहीं थी और मेजरली फिशरीज पे डिपेंड करते थे, या बेदुइन लाइफस्टाइल था इनका, डेजर्ट में नोमैडिक लाइफस्टाइल था। अब उनको ये नहीं समझ आ रहा था कि एक तरफ था ये ब्रिटिश ट्रूशियल स्टेट्स वाला स्टैम्प अपने ऊपर कंटिन्यू रखें और उस जिल्लत में जिए, बट वहाँ पर गारंटी थी कि इनके देश जो थे रिगार्डलेस कितने भी छोटे थे साइज में, ठीक है, एज कम्पेयर टू सऊदी अरेबिया और ईरान, बट उनका कंटिन्यू होना, उनका जीना वॉज गारंटीड। दूसरी तरफ ये चॉइस थी कि भाई ब्रिटिश टेरिटरीज, ब्रिटिश जो ट्रूशियल वाला ठप्पा था, पहले तो उसे हटाया जाए, ब्रिटिश ट्रीटीज को नकारा जाए और एक्चुअल में इंडिपेंडेंट देश एस्टैब्लिश किया जाए। पर उनके ऊपर यही सवाल उठता था कि अगर इंडिपेंडेंट देश बना भी लिया, हमारे पास ना इकोनॉमिक पावर है, ना कोई स्टैंडिंग आर्मीज है, ना मॉडर्न वेपनरी है, क्या हम सऊदीज या ईरानियंस के प्रेशर पे सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हुआ ये 1970s तक वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो चुका था, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका था, ब्रिटेन की जितनी भी मेजर कॉलोनीज थी उनको सबको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया था। अब ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी उनके ऊपर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आया कि जो बची कुची टेरिटरीज बची हैं दुनिया में, जिनको अभी इंडिपेंडेंट डिक्लेयर नहीं किया गया था, क्या उनको कंटिन्यू करना इकोनॉमिकली सस्टेनेबल है या नहीं। अब देखिए ब्रिटिश एम्पायर जो था उसका इकोनॉमिक मैथ अगर आप देखें वो इस तरह चलता था कि अगर उन्होंने एक इंडिया है एज ए टेरिटरी, या एक कीनिया है, या एक ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पर जो इकोनॉमिक आउटपुट होता था, ठीक है, सपोज वहाँ की जो अर्निंग थी उन अर्निंग्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था उन कॉलोनीज में जहाँ फिर से अर्निंग कम निकलती थी, राइट। अब ये किसी परिवार की तरह है, देखिए किसी भी परिवार में हर बच्चा जो होता है वो इक्वली इंटेलिजेंट नहीं होता, ठीक है। या अगर आप जॉइंट फैमिली एग्जाम्पल ले तो फैमिली में जो हर मेंबर होता है, हर ब्रदर होता है या हर सिस्टर होती है, उनका इकोनॉमिक आउटपुट सेम नहीं होता। बट एट द एंड ऑफ द डे जब जो भी अर्निंग होती है फैमिली की कंबाइंड, वो हर फैमिली मेंबर के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। ऐसा सिमिलर इकोनॉमिक था ब्रिटिश एम्पायर का। अब जब बड़े बड़े मेंबर्स थे, जो एक्चुअल इकोनॉमिक आउटपुट वाले मेंबर्स थे, जैसे इंडिया था, ऑस्ट्रेलिया था, कनाडा था, जब इन सब मेंबर्स को इंडिपेंडेंट या डोमिनियन स्टेटस डिक्लेयर कर दिया गया तो ब्रिटिश इकोनॉमिक रिजर्व जो थे वो धीरे धीरे श्रिंक होने लग गए। ऑन टॉप ऑफ दैट दो लगातार वर्ल्ड वॉर्स फेस करने के बाद ब्रिटेन की खुद की इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल था, जो कि इतने सालों तक एक तरीके से इलीगल मिनरल एक्सट्रैक्शन और सेमी स्लेव या बाउंडेड लेबर की आदी हो चुकी थी। अब उस इकोनॉमी के लिए सवाल उठ रहे थे कि क्या ट्रूशियल स्टेट्स जैसी देशों को कंटिन्यू सपोर्ट देना जरूरी है या नहीं। अब इसी टाइम पे क्या हुआ कि यहाँ पर ऑयल की डिस्कवरी भी स्टार्ट हो गई, जिसपे अगेन ब्रिटिश की काफी ज्यादा मोनोपोली थी, एंड ब्रिटिश पॉलिटिशियन जो थे वो यही वे कर रहे थे कि भाई इस ऑयल मोनोपोली को मेंटेन करने का क्या यही तरीका है कि हम यहाँ डोमिनेटिंग पावर बन के रहें, या कोई और इकोनॉमिक मीन्स हो सकते हैं जिनके कारण हम इन देशों को अपने अधीन बना दें और इनके रिसोर्सेज जो है वो हम ही अपना बेनिफिट डिराइव करते रहें विदाउट अस टेकिंग डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग दीज कंट्रीज। अब ये सवाल उठा था 1970s के आसपास। 1971 में जो उस समय यूके के प्राइम मिनिस्टर थे हैरोल्ड विल्सन, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि स्विस कैनाल के ईस्ट में जितनी भी कॉलोनीज हैं उन सबसे ब्रिटेन इवेंचुअली एग्जिट कर देगा। अब ये न्यूज़ सुन के काफ़ी सारी कॉलोनीज जो थी बड़ी परेशान हुई। उनमें से एक सिंगापुर भी थी, मलेशिया भी थी, जो उस समय तक ब्रिटिश कॉलोनीज थी, और ट्रूशियल स्टेट्स भी थी। अब इनको ये रियलाइज हुआ और अलग अलग कॉलोनीज ने अलग अलग सॉर्ट ऑफ कोपिंग मैकेनिज्म अपनाए। सिंगापुर जो था काफ़ी प्रूडेंट था, उन्होंने इमीडिएटली समझ लिया कि अब इकोनॉमिक सेल्फ डिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से ट्रूशियल स्टेट्स जो थी उन्होंने भी रियलाइज़ किया कि ऐसा है, हमें एक दूसरे के साथ अलायंस कर लेनी चाहिए। और उस समय के देखिए आप ट्रूशियल स्टेट्स में कौन कौन इंक्लूडेड था। ये थे अबू धाबी, अजमान, दुबई, फुजायरा, रास अल खैमा, शारजाह, उम अल कुवैन, कुवैत, कतर और बहरीन। अब इन देशों के बीच में लगातार नेगोशिएशन चल रहा था, डिस्कशन चल रहा था कि देखिए अगर तो हम लोग यूनिफाई हो जाते हैं एज अ सिंगल कंट्री, ठीक है, तो हम जो ईरान और सऊदी अरेबिया का कंबाइंड थ्रेट है, और अब वो कंबाइंड थ्रेट तो और ज़्यादा डेंजरस हो गया था जब ऑयल की डिस्कवरी हो गई थी। देखिए जब ऑयल की डिस्कवरी नहीं थी तब अलग फियर्स थे कि हम छोटी इकोनॉमीज हैं, हमारी मिलिट्री स्टैब्लिश नहीं है, हमें कोई भी अटैक करके टेक ओवर कर सकता है टेरिटरी, जो कि स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। अब जब ऑयल डिस्कवर हो गया तो स्ट्रैटेजिक के साथ साथ इकोनॉमिक इंसेंटिव भी आ गया इनके एनिमीज के पास कि इन एरियाज को, जो कि अगेन अंडर डेवलप्ड थे इकोनॉमिकली, इंफ्रास्ट्रक्चरली, मिलिटरीली, और इनके पास अब ऑयल भी निकल गया, तो दोनों ईरान की भी नज़र थी और सऊदी अरेबिया की भी नज़र थी। और ये जो फियर्स थे इन ट्रूशियल स्टेट्स के वो अनफाउंडेड नहीं थे, क्योंकि एक आध आइलैंड था
जो कि ईरान ने, मतलब नॉर्मल उनकी मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही थी, नेवल एक्सरसाइज चल रही थी, और नेवल एक्सरसाइज के दौरान वो शिप जो थी वो आइलैंड में पार्क हुई और उन्होंने जितने भी अरब रेजिडेंट्स थे उनको निकलने को बोल दिया। और वो इतना सरप्राइज अटैक था, मतलब ईरान द्वारा भी वो प्लान अटैक नहीं था, मतलब ऐसे ही कैजुअली आप सोचिए शिप निकल रहा है किसी आइलैंड के थ्रू, मिलिट्री शिप था, शिप निकल रहा है, अचानक शिप जो था वो लैंड हुआ एक फॉरेन कंट्री के छोटे आइलैंड पे, और वहाँ से मिलिट्री सोल्जर्स, नेवल सोल्जर्स निकले और उन्होंने बोला कि आज से ये आइलैंड हमारा है, ईरान का हिस्सा है। दूसरी तरफ से सऊदी अरेबिया जो था वो भी टेरिटरी को काफ़ी डिस्प्यूटेड मानता था, क्रूशियल स्टेट्स के साथ साथ टेरिटरी को, और इस सारे एरिया को क्लेम करना चाहता था एज पार्ट ऑफ सऊदी अरेबिया। तो उनके फियर्स वेल फाउंडेड थे, बट प्रॉब्लम ये थी कि ये जो ट्राइब्स थे उनकी ओरिजिन अलग थी, उनके मोटिवेशन अलग थे, और मोर इंपॉर्टेंटली ऑयल और नेचुरल गैस के रिजर्व्स की क्वांटिटीज अलग थी। तो इतनी सारी एंटिटीज एक कॉमन एग्रीमेंट पे आ ही नहीं पा रही थी कि अगर एक देश बने तो किस बेसिस पे बने और किसकी कितनी से होगी उस देश में। अल्टीमेटली कुवैत ने डिनाई कर दिया पार्ट बनना इस ग्रुपिंग का। नेक्स्ट टू फॉलोवर टू डिनाई जो फॉलो कर रहे थे वो थे कतर एंड बहरीन। जब ये लोग चले गए तो उसके बाद अबू धाबी जो उस समय की सबसे बड़ी क्रूशियल स्टेट्स थी, अब जितनी बच गई थी उनमें से, उनके जो रूलर थे काफी विजनरी थे, उनका नाम था जायद बिन सुल्तान अल नाया, जिनको आज यूएई का फाउंडिंग फादर राइटली क्लेम किया जाता है। उन्होंने रियलाइज किया अब जितनी भी क्रूशियल स्टेट्स बच गई थी साथ, उनमें से सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स उनके पास थे और सबसे ज्यादा टेरिटरी सो कॉल्ड उनके पास थी। अब उन्होंने ये रियलाइज किया कि 1970 वो पीरियड है जहां ब्रिटिशर्स धीरे धीरे विड्रॉ करना शुरू कर देंगे एंड देन देयर इज नो टर्निंग बैक। उसके बाद कभी भी कुछ भी हो सकता है। इन 7 स्टेट्स का सर्वाइवल सिर्फ इसी चीज पे डिपेंडेंट है कि जल्दी से ही यूनिफाइड कंट्री बना दे जिसका नाम यूएई बने। उन्होंने बहुत सारी कंसेशंस दी बाकी छोटी रियासतों या बाकी छोटे शेखडम्स को, और एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन का काउंसिल बनाया जो कि आज भी इस देश को रूल करता है। वो काउंसिल के उस काउंसिल में 7 मेंबर्स बैठते हैं जो कि हर रियासत या हर शेखडम की रॉयल फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं हर मेंबर। और वैसे तो विद इन दिस काउंसिल एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है जहां पर नेक्स्ट लीडर चुना जाता है, बट अगर आप कन्वेंशनली देखा जाए या अनरिटन रूल देखा जाए तो अबू धाबी फैमिली से ही हमेशा प्रेसिडेंट डिक्लेयर होता है, एंड जो वाइस प्रेसिडेंट है एंड प्राइम मिनिस्टर है, ये ड्यूल पोजीशंस जो है वो दुबई की फैमिली से या अल मखतूम फैमिली से निकलते हैं। आज प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि जो प्रेसिडेंट है वो अगेन अल नाया फैमिली से है, उनके बेटे जो है वो अल मखतूम फैमिली में वेडेड है, और कंट्री के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं और वाइस प्रेसिडेंट है। तो फादर प्रेसिडेंट है, बेटे ही जो है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है और वाइस प्रेसिडेंट है, और उनके साथ को रूलिंग जो दुबई फैमिली के अल मखतूम है वो अगेन प्राइम मिनिस्टर है और वाइस प्रेसिडेंट है। तो 2 वाइस प्रेसिडेंट 2 प्राइम मिनिस्टर सॉर्ट ऑफ है और प्रेसिडेंट एक है। ये अभी की रूलिंग है। एंड 1971 में जैसे ही ये रूलिंग डिक्लेयर हुई, इमीडिएटली जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज थी सिंपैथेटिक थी इनके कॉज के अगेंस्ट, उन्होंने इस कंट्री की फॉर्मेशन को ऑफिशियली रिकग्नाइज किया। उन अर्ली कंट्रीज में से ऑब्वियसली पाकिस्तान, इंडिया, रशिया, फ्रांस, यूके इंक्लूडेड थे। तो 1971 में फाइनली जो यूएई का एक कंबाइंड कंट्री बना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसके मेंबर्स थे अबू धाबी, दुबई, अजमान, फुजायरा, शारजा, अल कुवैत, एंड लास्ट ज्वाइन करने वाला मेंबर था रास अल खैमान। आइए अब बात करते हैं मॉडर्न डे यूएई की। जैसे कि मैंने आपको बताया, मॉडर्न डे यूएई आज है एक एविएशन, लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म और बिजनेस का हब। बट मोर इंपॉर्टेंटली अगर इस कंट्री को थोड़ा नजदीक से देखा जाए तो ये एक अमेलगम है या एक कॉम्बिनेशन है 7 अलग रियासतों का या शेखडम्स का। अब बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन है, ये रियासतें जो है अपने आप को शेखडम बुलाती हैं, एमिरेट नहीं बुलाती। और इनके लीडर्स जो हैं वो भी अपने आप को शेख्स बुलाते हैं, पर अमीर नहीं कभी बुलाते। उसका रीजन ये है कि अरब कल्चर में कंसल्टेटिव लीडरशिप या वो लीडरशिप जहां पर एक ट्राइब का जो सीनियर मेंबर होता है वो ट्राइब के जितने भी बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, जितने भी वाइज हैं, उन सब की सलाह लेके एक फाइनल डिसीजन लेता है जो कि पूरी ट्राइब के हित में होता है, और उस इंसान को शेख कहा जाता है। अमीर ऑन द कॉन्ट्री का वो मतलब होता है जो कि डायरेक्टली किंग होता है। किंग जो है वो बाकियों की कंसल्टेशन, बाकी ट्राइब की या बाकी रियासत की कंसल्टेशन ले या ना ले वो उसकी डिस्क्रेशन है, पर शेख जो है वो हमेशा कंसल्टेटिव, सबको साथ लेके कंसेंसस बना के रूल करने वाले लोग माने जाते हैं। एक्चुअल में अगर आप दुबई को नजदीक से देखेंगे तो ये जो 7 रियासतें हैं वो ये 7 फैमिलीज बिल्कुल अमीर की तरह ही, जी हाँ, कॉन्ट्ररी टू व्हाट आई जस्ट सेड, बिल्कुल अमीर की तरह ही रूल करती हैं। वहां उनका एब्सोल्यूट रेट चलता है, और जो इश्यूज एक स्टेट लेवल पे, जैसे आप इंडिया का काउंटर पार्ट एज एन एग्जाम्पल देख सकते हैं कि कुछ इश्यूज होते हैं जो स्टेट के एक्सक्लूसिव होते हैं। स्टेट की एग्रीकल्चर पॉलिसी, स्टेट की लिकर पॉलिसी, स्टेट की एक्साइज एंड कस्टम पॉलिसी, रोड डेवलपमेंट पॉलिसीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेबर पॉलिसी एक्सेट्रा।
एंड देन कुछ ओवरलाइन पॉलिसीज होती हैं या कुछ ओवरलाइन एरियाज होते हैं ऑफ गवर्नेंस जहां पर यूनियन गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। तो वैसे ही दुबई का स्ट्रक्चर है कि जो इश्यूज इंडिविजुअल शेखडम या इंडिविजुअल एमिरेट के पास नहीं होते वो कंबाइंड होते हैं। जैसे आप मिलिट्री ले लीजिए, फॉरेन रिलेशंस ले लीजिए, बॉर्डर जो एग्रीमेंट्स है या जो कोई इंटरनेशनल ट्रीटीज है वो सब ले लीजिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है। दूसरा यूनिक कंपोनेंट ये है कि हर कंट्री का, हर शेखडम का जो इंडिविजुअल प्रॉफिट्स जनरेट होते हैं उसका कुछ परसेंटेज नेशनल बजट के साथ जुड़ा होता है। तो जहां इंडिया एक ऐसा सिस्टम है जहां सेंट्रल गवर्नमेंट सारी टैक्सेशन कंट्रोल करती है एंड देन हर स्टेट को उसका हिस्सा एलोकेट करती है। दुबई का सिस्टम या यूएई का सिस्टम उससे ऑपोजिट है। हर एमिरेट जितना भी रेवेन्यू जनरेट करता है उसका एक परसेंटेज वो एक सेंट्रल बजट या सेंट्रल कॉफर में डालते हैं। अब इस सिस्टम का एडवांटेज ये है कि जो इंडिविजुअल स्टेट्स हैं, जो 7 स्टेट्स हैं, उनको एक दूसरे से कम्पीट करने का मौका दिया जाता है कि आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट में डिपेंडेंट नहीं है कि सबसे हिस्सा मिलेगा। आप जो खुद रेवेन्यू जितना बड़ा जनरेट कर सकते हैं उसका कुछ फिक्स परसेंटेज है जो आपको देना है। जितना ज्यादा आप जनरेट करेंगे उतना आपके पास बैलेंस बचेगा। इसीलिए आप यूजुअली फाइंड करेंगे कि अबू धाबी जो है वो दुबई के साथ कम्पीट करता है। जस्ट एज एन एग्जांपल मैं देता हूँ, दुबई जो है अपने आप को टूरिज्म का हब प्रमोट करता है, एविएशन का हब प्रमोट करता है एमिरेट्स एयरलाइन के साथ। वहीं अबू धाबी जो है अगेन पैरेलली अपने आप को एक बिजनेस और लॉजिस्टिक्स का हब प्रमोट करता है, ऑल्सो एक एविएशन का हब प्रमोट करता है थ्रू इतिहाद एयरलाइंस। तो ये एक ऐसा देश है जहाँ की 2 मेजर नेशनल कैरियर्स जो हैं अगेन इंटरनेशनल लेवल पे काफी बड़े हैं बट एक दूसरे से भी कम्पीट करते हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एज वेल एज रीच। आइए अब बात करते हैं यूएई की कुछ इंटरेस्टिंग स्पॉट्स की। एंड यहाँ पर जो बहुत फेमस स्पॉट्स हैं जिनके बारे में हम सब जानते हैं, जैसे कि दुबई है या शारजाह है या अबू धाबी है, मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं बात करना चाह रहा हूँ थोड़ी लेस नोन जो इन शेखडम्स हैं उनके बारे में। तो आइए चलते हैं। हमारी सबसे पहली डेस्टिनेशन है द एमिरेट या शेखडम ऑफ फुजायरा। फुजायरा अगर आप यूएई में देखें तो सबसे ईस्टर्न मोस्ट प्रोविंस है या ईस्टर्न मोस्ट शेखडम है जो कि लाई करती है रेड सी और अरेबियन सी के बिल्कुल कस्ब पे। एंशिएंट टाइम्स पे ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोस्ट हुआ करता था और एक मिलिट्री फोर्ट हुआ करता था जो कि इंश्योर करता था कि पर्शियन गल्फ से जो भी ट्रेड निकल रहा है वो सेफली निकले और टैक्स कलेक्शन यहाँ पर एफिशिएंटली हो सके। बहुत सालों तक ब्रिटिशर्स ने फुजायरा के स्टेटस एज एन इंडिपेंडेंट शेखडम को कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं किया और वो इसे शारजाह का ही हिस्सा मानते रहे। बट 1950s में यहाँ पर ऑयल डिस्कवरी के बाद ब्रिटिशर्स को पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस का इंपॉर्टेंस रियलाइज हुआ और उन्होंने फाइनली फुजायरा को एज द लास्ट क्रूशियल स्टेट रिकॉग्नाइज किया। अब देखिए फुजायरा जो है आज भी अपने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अलावा फेमस है सीमेंट प्रोडक्शन, स्टोन क्रशिंग और माइनिंग के। उसके अलावा एक्सट्रीम डेजर्ट इको सफारीज के लिए भी ये एरिया फेमस है। इसकी पॉपुलेशन बहुत कम है जो कि हार्डली 2,50,000 लोग हैं एंड ये यहाँ के रिलेटिवली अननोन और लेसर नोन शेखडम्स में से एक है। अब चलते हैं हमारी अगली डेस्टिनेशन अल कुवैन की ओर। हमारी अगली डेस्टिनेशन है द एमिरेट ऑफ अल कुवैन। ये रिलेटिवली छोटा एमिरेट यूएई के नॉर्दर्न मोस्ट एज पे सिचुएटेड है। अब इनका नाम जो है बहुत इंटरेस्टिंग ओरिजिन के साथ आता है। अरबिक में अल कुवैन का मतलब होता है मदर ऑफ 2 पावर्स। उसका कारण ये है कि यहाँ के जो रूलर्स होते थे बोथ अपने ट्राइबल लैंड्स को तो रूल करते ही थे बट आसपास जो पर्शियन गल्फ का सी एरिया था वहां पर भी इनका अच्छा खासा डोमिनेंस था। तो एज सच ये जो ट्राइब था वो अपने आप को दोनों पावर्स लैंड एज वेल एज सी में डोमिनेंट या प्रोमिनेंट मानता था। इसीलिए इन्होंने अपनी रियासत या शेखडम या एमिरडम का नाम जो है वो रखा अल कुवैन। अब यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग या इंपॉर्टेंट रिसोर्स अवेलेबल है वो है ऑयल एंड नेचुरल गैस। टूरिज्म की डेवलपमेंट इतनी ज्यादा नहीं एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द शेखडम्स लाइक अबू धाबी या दुबई, बट यहाँ के ओल्ड फोर्ट्स और ओल्ड हार्बर्स जो हैं हिस्ट्री ट्रैवलर्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग है। हमारी तीसरी और आखिरी डेस्टिनेशन है द शेखडम ऑफ रास अल खैमा। अब देखिए रास अल खैमा की यूनिक बात यह है कि ये शेखडम जो है वो एक एस शेप में फॉर्म है और ऐसा यूनिक कंट्री है जो नॉर्थ एज वेल एज साउथ पे दोनों तरफ ओमान कंट्री को बॉर्डर करता है। वो आप सोच रहे हो कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सेम ही देश का नॉर्थ एज वेल एज साउथ जो है वो ओमान को बॉर्डर कर रहा है। उसका रीजन ये है कि ओमान का टेरिटरी जो है वैसे तो मेजरली यूएई के साउथ पे बेस्ड है जो उनका मेजर लैंड मास है, बट ओमान का जो एक छोटा एक्सक्लेव है वो यूएई के नॉर्दर्न साइड पे नॉर्दर्न मोस्ट टिप पे लाई करता है एंड इस कारण ये यूनिक शेखडम जो है वो ओमान को नॉर्थ एज वेल एज साउथ पे बॉर्डर करता है। अब बात करते हैं यहाँ की इकोनॉमी की। अगेन मेजरली पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए फेमस रास अल खैमा अब अपने टूरिज्म पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज कर रहा है। हिस्टोरिकली देखा जाए तो रास अल खैमा के रूलर्स जो थे वो सबसे शरारती थे इन टर्म्स ऑफ पायरेसी। इनफैक्ट ब्रिटिश रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो ब्रिटिश मोटिवेशंस थी इस एरिया को अटैक करने की
और इस पूरे रीजन को क्रूशियल स्टेट्स बनाने की वो रास अल खैमा के ट्राइब्स के कंटिन्यूअस पायरेसी अटैक्स के कारण ही थी। इस फैक्ट को यहाँ की रॉयल फैमिली वेहमेंटली डिनाई करती है और वो कहते हैं कि हम लोग नॉर्मल सी फेयरिंग मछुआरे थे और पर्ल कल्टीवेटर्स थे और कभी पायरेट्स नहीं थे। अब दोनों वर्जन्स के बीच में सच क्या है वो तो हिस्ट्री के पन्नों में घूम चुका है। ये है दुबई के सबसे इंटरेस्टिंग शेखडम की स्टोरी। आइए अब समझते हैं यूएई और इंडिया के रिश्तों को। यूएई और इंडिया के रिलेशनशिप्स को 3 डिस्टिंक्ट फेजेस से समझा जा सकता है। देखिए, फेज 1 था अर्ली 90 से 1947 तक। इस समय दोनों यूएई और इंडिया ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट्स थे या ब्रिटिश कॉलोनीज थे, और बिकॉज यूएई एक छोटा कस्बा था जो सिर्फ अपनी फिशिंग और पर्ल कल्टीवेशन के लिए फेमस था और ज्यादा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन नहीं देता था ब्रिटिश एम्पायर को, यहाँ के लिए सारी सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे वहां की मिलिट्री हो, सिक्योरिटी हो, वो सब डिसीजंस ब्रिटिशर्स लेते थे इंडिया से। एंड यहाँ का फिशरीज का एक्सपोर्ट जो था वो भी मेजरली इंडिया में जाया करता था, यहाँ की फिशरीज एज वेल एज पर्ल्स का एक्सपोर्ट। सो ये था फेज 1, जहां पर दोनों इकोनॉमीज या दोनों कॉलोनीज सो टू से एक दूसरे से इंटर रिलेटेड थी इन टर्म्स ऑफ यूनिफाइड फॉरेन पॉलिसी एज वेल एज ओवरऑल इकोनॉमिक आउटलुक। फेज नंबर 2, जिसे मैं पर्सनली इस्लामिक फेज कहना चाहूंगा, वो स्टार्ट होता है 1948 से। अब देखिए, 1948 में इंडिया जो था वो पार्टीशन हुआ था रिलीजियस लाइंस पे, और जो इंडिया के सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स हैं, उनकी वॉइस है, उनकी एस्पिरेशंस को पाकिस्तान ने क्लेम किया कि वो ही रिप्रेजेंट करता है। और इंडिया वैसे तो सेक्युलर था, और हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने बहुत कोशिश की इन सेक्युलर क्रेडेंशियल्स को बार बार इंटरनेशनल स्टेज पे रीअश्योर करने की, बट नॉनदलेस जो प्योर सेक्टेरियन कह सकते हैं रिलीजियस सिंपथीज थी वो हमेशा पाकिस्तान के साथ गई। सो ये फेज 1948 से आप कह सकते हैं रफली अर्ली 1990s तक चला। आपको शायद ये जान के हैरानी होगी कि इस फेज में मेजॉरिटी गल्फ कंट्रीज, जिसमें यूएई इंक्लूडेड है, उसके अलावा ओमान, बहरीन, कतर, यहाँ तक कि कुवैत, उनकी जो करेंसीज थी वो इंडिया में प्रिंट होती थी। एक फेज ऐसा भी आया था जहां पर एक स्पेशल पिंक कलर का नोट निकलता था, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे, जिसको गल्फ रुपी भी कहा जाता था, जो कि आरबीआई ही प्रिंट करता था। इन नोटों को प्योर इंडियन सर्कुलेशन में जो करेंसी घूम रही थी उनसे डिफरेंशिएट करने के लिए सिर्फ एक डिफरेंस था कि इन नोटों पे जो नंबर कोडिंग होता था वो जेड से स्टार्ट होता था, अल्फाबेट जेड से। एनीवे, सो उन देशों की करेंसी, उनकी डिपेंडेंस, इकोनॉमिक डिपेंडेंस इंडिया पे इतनी ज्यादा थी कि करेंसी भी उनके बिहाफ पे इंडिया प्रिंट किया करता था एंड ऑलमोस्ट इक्वल वैल्यू थी काफी समय तक। उसके बाद ऑब्वियसली करेंसी चेंजेस हुए, ये इकोनॉमीज अपने पैरों पे खड़ी होना शुरू हुई और इन्होंने आज इंडिपेंडेंट अपनी करेंसीज एस्टैब्लिश की, जो कि आज मेजॉरिटी आयरॉनिकली इंडिया से सभी ये करेंसी स्ट्रॉन्ग है। नॉनदलेस, इस इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन इंडिया के बावजूद सिंपथीज जो थी यूएई की डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ थी। यहाँ तक कि एमिरेट एयरलाइन, जो आज दुनिया की सबसे फेमस और एक्सपेंसिव कैरियर्स में से एक है, उसकी हिस्ट्री ओरिजिन अगर आप देखें तो वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से ही ऑफिसर्स जो थे डिप्यूट हुए थे यहाँ पर। उसके अलावा पाकिस्तान यूएई में सिक्योरिटी सर्विसेज डिप्लॉय करता था। उनका पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर पाकिस्तान की काफ़ी गाइडेंस रही है बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, और बिकॉज एक कॉमन रिलीजियस हेरिटेज जो इन दोनों देशों को जोड़ता था। 1948 से 1990s तक यूएई की सिंपथीज ज़्यादातर पाकिस्तान के साथ थी एंड इंडिया से इकोनॉमिक रिलेशन था, बट ओवरऑल रिलेशन थोड़े डिस्टेंट थे। जो थर्ड एरा है वो है क्लियरली द मॉडर्न एरा। वहाँ पर इकोनॉमिक रियलिटीज़ जो हैं वो रिलीजियस रियलिटीज़ से थोड़ी ऊपर ट्रम्प हो गई। तो देखिए, पहले पाकिस्तान एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर था, एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में, गाइडेंस में इस एरिया में हेल्प किया करता था, स्पेसिफिकली यूएई को। आज वो सिचुएशन रिवर्स हो चुकी है। इंस्टीट्यूशनली भी जो है पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशंस काफ़ी वीक हो गई हैं। मोर इंपॉर्टेंटली इकोनॉमिकली कंट्री का बहुत बुरा हाल है। आज इमीडिएट 2023 में जब हम बात करें तब तो बुरा हाल है, बट इसके जो सीड्स थे या जो अर्ली साइंस थे वो अर्ली 90s से दिखने शुरू हो गए थे। उसी एरा में इंडिया एक नेट इंपोर्टर ऑफ एनर्जी में बदल रहा था। सेकेंडली, इंडियन डायस्पोरा जो है, स्टार्टिंग विद द सदर्न स्टेट्स ऑफ केरला और तमिलनाडु एंड कर्नाटका, वहाँ से काफ़ी सारे लोग बिकॉज ऑफ जनरेशनल जो रिलीजियस टाइज थे दुबई में जाके वहाँ की सर्विसेज इंडस्ट्री में, वहाँ की जो मैन पावर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है, चाहे वो मेडिकेयर हो, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो एडवांस सर्विसेज हो जैसे बैंकिंग है, इंटरनेशनल ट्रेड एक्सेट्रा है, वहाँ पर काफ़ी सारा इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर बसना शुरू हो गया। एंड इंडिया का जैसे जैसे ग्रोथ हुई वैसे वैसे इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स और दुबई की इंपॉर्टेंस फॉर अस एज नॉट जस्ट दुबई, इनफैक्ट यूएई की इंपॉर्टेंस फॉर अस एज ए लॉजिस्टिक्स और ट्रेड हब जो था वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। आज 2023 में ये सिचुएशन है दैट यूएई और इंडिया काफ़ी सारी नोन ओवर्ट एज वेल एज कोवर्ट अलायंसेस के पार्टनर्स हैं। सबसे रिसेंट एग्जांपल तो यही है जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर होने वाला था, उसमें दुबई और यूएई पर से बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट पॉइंट होने लगा था। बट मोर इम्पॉर्टेंटली आज पाकिस्तानी टेररिज्म या कोई भी सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं जो इंडिया में,
उसके काउंटर मेजर्स में दुबई इंटेलिजेंस एज वेल एज लॉजिस्टिक्स में इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। उसका एक और एग्जांपल है, जब हमारे राफेल जेट फाइटर्स आ रहे थे फ्रांस से, नॉन स्टॉप फ्लाइट ओरिजिनली प्लान थी, पर जहां पर रिफ्यूलिंग हुई थी वो भी यूएई ही एज अ डेस्टिनेशन चूज हुआ था, क्योंकि इन फाइटर्स का ऑब्वियसली डिजाइन कॉन्फ़िगरेशन काफी कॉन्फिडेंशियल थी। पहली बार इंडियन सब कॉन्टिनेंट में राफेल्स आने वाले थे, तो इन कंसिडरेशन को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रस्ट किया कि यूएई इज द मोस्ट रिलायबल स्टेशन जहां पर इन प्लेन्स को रोका जा सकता है, रिफ्यूल किया जा सकता है और इंडिया तक वापस लाया जा सकता है। अभी करंट ट्रैजेक्टरी जो है बोथ रूलिंग डिस्पेंसेशन की ओर से यूएई की, जो कि उनके प्रेसिडेंट है एज वेल एज प्राइम मिनिस्टर है, द अल मक्तूम फैमिली एंड द अल नायाफ फैमिली, और इंडियन साइड पे जो करंट डिस्पेंसेशन है, दोनों एक दूसरे के काफी प्रो हैं एंड करंटली लगता है ये रिलेशन काफी पॉजिटिव टैंजेंट पे ही बढ़ने की उम्मीद है। आइए अब जानते हैं इंडियंस दुबई कैसे जा सकते हैं। एक टूरिज्म हब होने के कारण यूएई की वीजा रिक्वायरमेंट किसी भी नेशनैलिटी के लिए बहुत ही ईजी है। इंडियंस के लिए स्पेसिफिकली अगर तो देखिए आपके पास यूएस या शेंजन वीजा है तो आपको दुबई की वीजा रिक्वायरमेंट है ही नहीं। यू कैन सिंपली वॉक इन विद अ वैलिड यूएस या यूरोपियन शेंजन वीजा या इवन यूके वीजा। अगर आपके पास शेंजन या यूएस वीजा नहीं है तो आप यूएई के लिए बहुत ही इजी एक ई वीजा अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर आपको चाहिए एक पासपोर्ट जिसकी 6 महीने वैलिडिटी हो, अपनी रिटर्न टिकट्स एंड कंफर्म रिजर्वेशंस, होटल्स एक्सेट्रा में, एंड दैट्स जस्ट अबाउट इट। इंडियंस के लिए यूएई की वीजा फी रफली अबाउट 6,000 रुपीज है। न्यू दिल्ली से दुबई के एवरेज रिटर्न एयर फेयर्स लगभग 20,000 से स्टार्ट होते हैं। अब बात करते हैं इनकी करेंसी की। यूएई दिरहम्स इंडियन करेंसी से स्ट्रॉन्ग है और 1 यूएई दिरहम इज रफली इक्विवेलेंट टू अबाउट 23 इंडियन रुपीज। तो ये थी स्टोरी यूएई की। इस कहानी से हमें पता चलता है कि लोगों की तरह देशों की किस्मत भी कभी भी पलट सकती है। कहा एक समय पे एक फिशिंग और पर्ल कल्टीवेशन का कस्बा आज दुनिया का रिचेस्ट एविएशन, टूरिज्म, लॉजिस्टिक्स और बिजनेस हब बन चुका है। तो इसी तरह शायद इस चैनल की किस्मत भी बदल जाए। एनीवे, अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए और कौन सा देश है जिसके बारे में आप इन डेप्थ डिटेल्स जानना चाहते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और देश के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।